नमस्कार साथियों। पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। 2014 से अब तक की यात्रा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले के जो इनके अवतार रहे, उनकी एक पद्धति है, उनका एक तरीका है कि वो भावनात्मक स्तर पे हम सबको व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि समाज हमेशा भावनात्मक स्तर पे व्यस्त रहे, जूझता रहे, संघर्ष करता रहे, परेशान रहे, और ये सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ये भावनाओं पर खेलते हैं। भावनाएं कौन कौन सी हैं? नफरत, भय, अलग अलग भावनाएं अलग अलग तरीके से बार बार नए नए विवाद पैदा करेंगे ताकि हम समाज आपस में समूह एक दूसरे से नफरत करते रहें, डरते रहें, डराते रहें। और जब ये सत्ता में होते हैं तो ये और काम आती है ये पद्धति इनकी, क्योंकि फिर जो इनकी विफलताएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि लोग व्यस्त रहेंगे, नए नए विवाद होंगे। ये अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखेगा जिस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सीज, कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंट्रोवर्सीज को, और कुछ हद तक, कुछ समय तक सफल होते हुए दिखते हैं। लेकिन एक भावना ऐसी है, यह भी इन्हीं की देन है। जब ये भावनात्मक स्तर पे बात करते हैं तो चलिए हम भी भावना ही की बात कर लें, और वो भावना है सफरिंग। वो किसान सफर कर रहा हो, परेशान हो रहा हो, बेरोजगार नौजवान परेशान हो रहा हो, मिडिल क्लास परेशान हो रही हो, पेट्रोल डीजल खरीदने के वक्त मैं और आप जब पेट्रोल स्टेशन पर खड़े होते हैं और जेब में से कार्ड निकाल कर देते हैं तो वो परेशानी जब आती है, कीमत बढ़ी हुई दिखती है तो, और मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा भी सामने दिखता है तो वो भी एक भावना है। वो एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर रही है। ये इनकी जो, ये जिन भावनाओं पे खेलते हैं, हमारे में विभाजन पैदा करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन suffering is an emotion which unites us all, whether we are farmers, whether we are middle class, whether we are unemployed youth, whether we are government employees. पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा 20 लाख करोड़ से ज्यादा ये अर्जित कर चुके हैं। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चुनाव हारी, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का $108 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल की कीमत, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर थी, और डीजल की कीमत 57 रुपए 28 पैसे पर लीटर थी। याद रखिए, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय $108 पर बैरल जब थी, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर पर दिल्ली में बिकता था, और डीजल 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में बिकता था। फरवरी 1, 2021 पे आ जाते हैं अब, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $54.41 है, आधा, और दिल्ली में पेट्रोल आज 89 रुपीज 29 पैसे पर लीटर मिल रहा है, 90 रुपए पर लीटर से थोड़ा सा कम, और डीजल 79 रुपीज 70 पैसा, 80 रुपए से थोड़ा सा कम। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे हो गए, पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई, 46 दिनों में 19 बार बढ़ी।
पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यह मोदी टैक्स है। मतलब डीजल पर 820% और पेट्रोल पर 258%। ये चौंका देने वाला आंकड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोज हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नई नई भावनाओं को लेकर, नई नई विवादों को लेकर आपके सामने क्यों आते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम और आप भौचक्के रह जाएं, हैरान रह जाएं इस आंकड़े को देखकर। 820% आपने डीजल पर मोदी टैक्स बढ़ाया, 258% पेट्रोल पर आपने मोदी टैक्स बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधा हो गया। लेकिन आप देखिए, आपकी और मेरी जेब से पेट्रोल और डीजल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मजहब क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मैं गांव से आता हूं या मैं शहर से आता हूं, हम सब पर ये सफरिंग, ये परेशानी हम सबके लिए एक है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर देती है। तो 20 लाख करोड़, पहले भी इस मंच से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय माकन जी ने यह प्रश्न पूछा था, ये 20 लाख करोड़ गया कहां? इसका प्रभाव किसी भी क्षेत्र में, एमएसएमईज में, कृषि सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में कहीं दिखता हो तो बताइए। मेरी और आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, मेरी और आपकी जेब में पैसा कम आ रहा है, और चारों तरफ जो सरकार जहां दिखती है वहां सरकार का एक भयावह रूप तो दिखता है, लेकिन सरकार कुछ अच्छा करते हुए किसी के लिए नहीं दिख रही। क्या इसको हम आपराधिक षड्यंत्र कहें सरकार का, कि सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए आप सरकार में आए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी और कोई चिंता आपको नहीं है, न किसान की, न नौजवान की, न सरहद पे जवान की, न महिला सुरक्षा के विषय में आप चिंतित दिख रहे हो। आप कहीं भी, कोई भी, आपके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं दिख रही। आखिर ऐसा क्यों है? हम यह मांग करते हैं कि ये जो मोदी टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है पिछले 6 साल 8 महीने में, कम से कम आप उसको वापस कर दीजिए। उसको अगर आप वापस करेंगे तो आज की तारीख में दिल्ली में पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल 47 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। क्या यह राहत हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को नहीं देनी चाहिए? हम इनकार करते हैं आपकी ये भावनाओं का जो आप खेल खेलते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। हिंदुस्तान उसमें शामिल नहीं होगा, हिंदुस्तान इसको रिजेक्ट करता है। ये जो आप रोज नए विवाद पैदा करते हैं, इन विवादों से हिंदुस्तान का, एक एक हिंदुस्तानी का कोई लेना देना नहीं। आइए मूल बात करें, असली मुद्दों पर बात करें। असली मुद्दा है मेरी जेब से मैं पेट्रोल और डीजल के पैसे ज्यादा क्यों दे रहा हूं। कल मेरी एक सहयोगी ने एलपीजी के भी विषय में बात की। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे घर की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ये मांग करता है, ये हमारा हक है, ये राहत हमारा हक है। सरकार साबित करे ये राहत हमें देकर कि ये सरकार हम सबके लिए है, हर हिंदुस्तानी के लिए है, केवल हम दो और हमारे दो के लिए नहीं है। Not just since 2014, but if you see the ideological journey of BJP in its various avatars, whether it was Jan Sangh, whether it was Hindu Mahasabha or the umbrella organization called the RSS, the ideological journey of this organization in its various avatars has been playing on emotions, has been to keep people busy at an emotional level. And
what are the emotions they try and bring? Anger, hatred, fear. Fundamentally, these three emotions on which they operate. They borrow from mythology, they borrow from their version of history, they borrow from the WhatsApp universities. I call them WhatsApp nurseries. They are not universities. University is a temple of education. These are WhatsApp nurseries. They'll borrow from everywhere to generate these emotions and try and create divisions amongst each other in the society. They need villains. They'll create villains so that all our collective emotions are directed towards some villains, artificial controversies, artificial emotions. That's the modus operandi of the regime which is in power. Why do they do that, you will ask? It's a very obvious question. They do this to keep us blinded. They do this to keep us blinded by overwhelming emotion. You know, these are powerful emotions. Hatred is a powerful emotion. Anger is a powerful emotion. Fear is a powerful emotion. So they'll use these emotions to keep us blinded. Why do they want us blinded? So that we do not see the misgovernance, the examples of misgovernance all around us. Whether it's the unemployed youth, whether it's the suffering farmer, whether it's the suffering middle class, whether it's the collapse of MSMEs, whether it's the total breakdown of the economy, not just of the overall economy, but of our household economy also. They do not want us to discuss and deliberate and think and focus on the actual issues, actual examples of their misgovernance. So the strategy you can see very clearly. Why do they create these controversies? To keep us busy. They choose to use these emotions to divide us, but then there is another emotion which unites us. And that too has come from them. That emotion is of hardship, of suffering. 45-year record of unemployment leads to suffering. Irrespective of what my religion is, what my caste is, what language I speak, what belief system I profess, what clothes I wear, what food I eat. Everybody is one in suffering. Whether it's the farmer, whether it's the unemployed youth, whether it's issues of women's safety, whether it's overall breakdown of the economy, each one of us has suffering which unites us. Over the last 6 years and 8 months, 9th month now, almost 7 years, the government has, you want to call it earned, you want to say looted, choice is yours, 20 lakh crores through excise duty on petrol and diesel. 20 lakh crores. In May 2014, when Dr. Manmohan Singh's government demitted office, the international crude oil price was $108 per barrel. And how much were we paying for petrol and diesel in Delhi? Let's just use the example, a base example of Delhi for everybody's convenience. In Delhi, we were buying petrol for 71 rupees and 51 paisa per litre and diesel for 57 rupees and 28 paisa per litre. Imagine, crude oil was $108 per barrel, May 2014, and we were paying 71.51 rupees per litre of petrol and 57.28 rupees per litre of diesel. Come to February 1, 2021, this year, this month. The international crude oil price is $54.41, half of what we were paying in 2014 May. $54.41 per barrel, and today petrol is 89 rupees 29 paisa per litre in Delhi and diesel is 79 rupees 70 paisa per litre in Delhi. Why this difference? Over the last 6 years, the additional excise burden, and let's call it the Modi tax, over the last 6 years, the Modi tax on the common consumer has been increased by rupees 23 and 78 paisa on petrol and rupees 28.37 paisa on diesel.
In percentages, you'll be shocked, 820% on diesel and 258% on petrol. Now you know why they want us busy fighting each other. Now you know why they want us busy living those fake emotions through fake controversies. As we have seen, the government has earned 20 lakh crores from the consumers of petrol and diesel through Modi tax over the last 6 years. Do we see the impact of this spending in any sector? Whether it's the MSMEs, whether it's defense, whether it's agriculture, whether it's measures to reduce unemployment in the country, where do you see the impact of spending this 20 lakh crores? Whether it's government employees, is it criminal and willful negligence by the government or gross mismanagement or misgovernance? Whatever it is, why should the common Indian pay the price for a government which is working only for a handful of its crony capitalist friends? We demand an immediate withdrawal of this additional Modi tax imposed over the last 6 years and 8 months. This in itself will reduce petrol price in Delhi. Today, if they withdraw this Modi tax, the petrol price in Delhi will be 61 rupees and 92 paisa. And the diesel price in Delhi would be 47 rupees and 51 paisa. They can do this with one stroke of pen. Whose pen? Let them decide whether it's Nirmala ji's pen, whether it's Modi ji's pen. We don't know who's running this government, whether it's some crony capitalist's pen. Use anybody's pen, but use it for God's sake. People deserve this relief. Every single Indian deserves this relief. India refuses and rejects manufactured controversies, fake outrage, and state-sponsored distractions. All these are state-sponsored distractions which you see on your prime-time debates. We reject this. India deserves a government which works and thinks for every single Indian and not just a government of, to quote my leader Rahul Gandhi, not just a government of hum do hamare do. Your questions, please. Sorry? We have been very clear, हम बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं. दूसरी बार इसी मंच से दोहरा भी रहे हैं कि आप जो आपने ये एडिशनल एक्साइज लगाई है, आप इसको कम करिए. उसी में अगर आप 61 रुपए पे पेट्रोल को ले आएंगे तो इसमें क्या बुराई है? आप किसी एक क्षेत्र से पैसा निकाल रहे हैं कहने के लिए कि भाई मिडिल क्लास को राहत दे रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे. हम आपको कह रहे हैं आप अपनी जो एक्साइज जो आपने मोदी टैक्स लगाया है वो कम कर दीजिए, वो हटा दीजिए. तो डीजल 57 रुपए 51 पैसे पे बिकेगा, पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे पर बिकेगा. जो सरकार किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी करते हुए नहीं दिख रही, जो सरकार चारों तरफ उसकी विफलताओं के उदाहरण सबको दिख रहे हैं, मेरी जेब में दिख रहा है, मेरे घर में दिख रहा है, मेरे घर की अर्थव्यवस्था में दिख रहा है, उस सरकार से आप और क्या उम्मीद करेंगे? वो आपको कैसे व्यस्त रखेगी? वो यही काम करेगी. इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का है और खुद को सत्ता में रखने का है. उनको कोई चिंता नहीं है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, उनको कोई चिंता नहीं कि किसानों की क्या स्थिति है, उनको कोई चिंता नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं. उनको किसी भी वर्ग के लिए कोई चिंता नहीं है. ऐसे में वो इस तरह से कि बांटने वाले काम करते रहेंगे और हम उनका असली चेहरा बेनकाब करते रहेंगे आपकी मदद से. जैसा मैंने आपको कहा, समाज
में कोई घटना दुर्घटना कुछ भी हो, उसमें कानून सबके लिए एक है, था और रहेगा। किसी भी उदाहरण को इस्तेमाल करके आप इन मुद्दों से ध्यान न हटाएं तो अच्छा होगा। जो मुद्दे मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, जीविका से जुड़े हुए मुद्दे हों। आज जब आप महीने के अंत में अपना हिसाब करते हैं तो आपने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस पर कितना खर्च किया, उसकी तुलना कीजिए कि आज से 1 साल पहले कितना करते थे, 2 साल पहले कितना करते थे। आपको समझ में आएगा कि आपकी घर की अर्थव्यवस्था चौपट होने की दिशा में अग्रसर है। क्या यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मोदी जी को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या यह शोभा देता है इन सरकारों को और इनके पिट्ठू मीडिया को, जो काफी हद तक अब शांत हो रहा है आप लोगों की वजह से, आप अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनको शोभा देता है कि इस तरह की मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज में लोगों को व्यस्त रखें? I'll come to that. Since you are saying that there is deliberately a diversionary tactic being adopted to shift the narrative from actual issues, do you see Disha Ravi's case also in the same light? Because this has become a huge controversy. She's been arrested. The Delhi police are also on the lookout for Nikita Jacob also, and they're saying that there were WhatsApp groups that were deleted, there were chats that were tweeted around. She had interaction with Greta Thunberg. Do you see this in the same light, sir? A man who thinks he's a Superman, who has 303 seats under his belt, who wants an image about himself of being a rock star across the world wherever he goes, is scared of a 21-year-old. Now that's the truth about the man. How does India interpret this truth? I leave it to you and your wisdom. Can the great Indian democracy, with all its institutional wisdom, get shaken up by a 21-year-old activist? I want to ask. It's not just a government which distracts. It is a government which is afraid, and we know why it's afraid. This government is afraid because they know they've done nothing for no one. They know the construct on which they stand and seek applause from all of us is a very fragile construct. It's a construct which has Mr. Modi's ego in it and nothing else. And ego is always very, very fragile. That's the truth of this regime. I have put a table in this press release which will give you all the details of the comparative, तुलनात्मक पूरा, उसमें कितना टैक्स उस वक्त था, कितना अब है, कैसे 820% बढ़ाया और कैसे पेट्रोल पर 258% बढ़ाया, वो सारा उसमें तुलनात्मक अध्ययन उसमें दिया हुआ है। मैं जब वोट देने गया था 2014 में तो मीनाक्षी लेखी भी उसी बूथ में मौजूद थी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैं सांस लेता हूं यही, इसी ऑक्सीजन को मोदी जी भी ले रहे होंगे यहीं आसपास कहीं, उम्मीद करता हूं इसी ऑक्सीजन को लेते होंगे, हो सकता है बाहर से लाते हों। क्या, किस तरह की, क्या क्या लॉजिक है? ये तर्क क्या है? हम सब एक संविधान से बंधे हैं। ये संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए इन्हीं के नेता, सच या झूठ मैं नहीं जानता, कई लोग आकर बोलते थे कि हमने इमरजेंसी का विरोध किया और देखो हमने संघर्ष किया, हम जेल में रहे। असलियत तो हमें मालूम है कि कैसे उस वक्त के संघ प्रमुख ने पत्र लिखे थे इंदिरा जी को, उस वक्त भी माफीनामे ही लिखे थे। तो आप प्रोटेस्ट करें या आप चुपचाप पर्दे के पीछे से अन्ना आंदोलन करवाएं,
तो आप तो देश के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ लोकपाल का बताइए, कितने केस गए लोकपाल में, किसी ने सुना है कुछ? मैंने तो कोई स्टोरी नहीं देखी किसी मीडिया में। कहां है वो लोकपाल? कहां है विनोद राय? कहां है 2G? कहां है कॉमनवेल्थ गेम्स? ये जो फेक कंट्रोवर्सीज का मैं बार बार जिक्र करता हूं, ये तब से शुरू हुआ था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है अगले कैबिनेट में मोदी जी इनको स्थान दे दें, मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा। यू वांटेड इन इंग्लिश? Why don't you ask me the question in English? I'll also test your English. Sir, Mr. Kumaraswamy had commented on the collection on the Ram temple, saying that houses were being marked, those who were giving the donation and not giving. It was similar to the Nazi Germany. As I said in my opening remarks in the press conference, this is a government which is aware of its all-round failures, whether it's in the direction of unemployment, whether it's the farmers, whether it's the overall economy, whether it's MSMEs, whether it's government employees, defense sector, any sector. The government is aware of its failures. Therefore, what does the government do? The government and this regime and this ecosystem tries to play on our emotions. Emotions of anger, emotions of hatred, emotions of fear, and through those emotions they create divisions. These are state-sponsored distractions. They don't want us to discuss price hike, petrol, LPG, diesel, unemployment, MSMEs. They don't want us to discuss any of this, because this will show them the mirror. They don't want to see the mirror. Therefore, they use all these stunts and try and divide the society. But India is resilient. India has resisted all such attempts in the past, and this government is in for a huge shock very soon. Thank you.